नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम धातु और अधातु एक रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को डिस्कस करेंगे कि क्या है धातु, क्या है अधातु, क्या है इसके गुण, क्या है इसके भौतिक, रासायनिक और क्या होती है धातु। इनसे जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो धातु और अधातु, क्या होती है धातु और क्या होती है अधातु। देखिए दोस्तों, धातु और अधातु को समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको यहाँ जहाँ भी यूएम दिखे, यूएम वो क्या है, धातु। जैसे कि एक अधातु है जिसके नाम के पीछे आता है यूएम, तो वो है हीलियम को छोड़कर सभी धातुएं लगभग यूएम आता है। तो आपको इस चीज़ से निश्चिंत हो जाना है कि ये धातु है या अधातु, तो आएगा अंदर, यूएम आएगा। तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। हम धातुओं के भौतिक गुणों के बात करेंगे और इससे क्या हम धातुओं को और अधातुओं को पहचानना सीखेंगे। कैसे पहचानेंगे देखते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो लगभग सामान्यतः ठोस होती हैं। क्या होती है? ठोस। एक धातु है जो ठोस नहीं होती, वो क्या है? पारा। मरकरी है जिसे छोड़कर सभी धातुएं लगभग ठोस होती हैं। और अगर हम बात करें अधातुओं की तो 11 तो अधातु हैं गैस, एक है द्रव्य ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। बाकी क्या है? ठोस। जो धातुएं होती हैं उनकी सतह होती है चमकीली, उनकी सरफेस होती है वो क्या होती है? चमकीली। इस चमकीली का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे आपने एक धातु को काटा तो उसमें से क्या उसका जो पार्ट होगा वो चमकीला निकलेगा। जैसे आपने एक धातु को काटा तो पार्ट चमकीला निकलेगा, सरफेस उसका पृष्ठ क्या चमकीला निकलेगा। तो इस चीज़ को समझो कि उसकी सतह होती है चमकीली, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। फिर इसमें कुछ याद रखना है जो चमकीले होते हैं, तो भैया आयोडीन, हीरा और सल्फर, ये अपवाद हैं, ये चमकीले होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर मैं नंबर 3 पॉइंट की बात करूं, आघात, बर्ध और तन्य, तो जो धातुएं होती हैं वो आघात, बर्ध भी होती है और तन्य भी होती हैं, मैलेबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। आपको मैं इस एक भारी शब्द को समझाना चाहूँगा पहले। तो आघात का मतलब होता है चोट, जबकि बर्ध का मतलब होता है बढ़ना। जो भी बस धातु है उसमें हम चोट देंगे, क्या देंगे? चोट देंगे तो उसकी सरफेस बढ़ेगा, उसकी बढ़ेगा। जैसे चद्दर टाइप में आप उसे ठोकोगे तो आगे बढ़ेगा, उस चीज़ को आघात बर्ध कहते हैं। और तन्य का मतलब क्या है? आप उसे खींचकर तार जैसा बना सकते हो, खींच के उसे तार बना सकते हो। और जबकि अधातु क्या होती है? भंगुर। जैसे आप सोचो हीरे को मैं इसकी एक पतली सी परत बनाना चाहूँगा, तो ये पल्स बनाना चाहूँगा, तो ये नहीं होती। आप हीरे को बनाना चाहोगे तो हीरे को भंगुर बना दो, उसका चूरन बना दोगे, लेकिन वो एक तार के फ्रेम में या पतली फ्रेम के रूप में नहीं होगा। तो क्या होगी? धातु भंगुर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो, धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? सुचालक। क्या होती हैं? धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। सुचालक होती हैं विद्युत की। ऊष्मा और विद्युत की धातुएं सुचालक होती हैं। जबकि हम बात करें अधातुओं की तो अधातुएं होती हैं कुचालक। क्या? एक इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? अवरक। अवरक मतलब माइका। माइका होता है वो ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक का मतलब क्या है? जैसे आपने एक तार रखा, उसको साइड से गर्म सतह पर लगा दिया, तो उसका जो बाहर का सतह, दूसरी सतह, वो भी गर्म हो जाए तो उसे ऊष्मा का प्रवाह कहते हैं। और विद्युत का सुचालक का मतलब है कि आपको विद्युत उसमें ट्रेवल करें, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करें, तो उसे विद्युत का सुचालक। जैसे ग्रेफाइट इसका बेहतर उदाहरण है। ग्रेफाइट से पेंसिल का जो नोक बनाई जाती है वो ग्रेफाइट की होती है। तो ये आपको कुछ याद रखने हैं। अब बात करें हम 5वें नंबर पॉइंट की, तो क्या समझ सकते हैं हम इससे? सभी धातुएं कठोर और प्रत्यास्थ होती हैं। सोडियम और पोटेशियम इसमें विशेष रूप से बताया गया है। तो देखो कैसा होता है।
आपको कठोर होती है, ये चीज़ तो आप सभी जानते हो कि धातु कठोर होती है। प्रत्यास्थ का मतलब मैं समझा देना चाहता हूँ। प्रत्यास्थ का मतलब हो जाए आपने किसी चीज़ को खींचा और पुनः उसी स्थिति में लौटना चाहे, जैसे आपने किसी तार को खींचा और पुनः उसी स्थिति में वो लौटना चाहे, तो उस चीज़ को हम प्रत्यास्थ कहते हैं। ये कुछ शब्दों के मतलब आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आप शब्दों के मतलब नहीं समझोगे तो आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी। जबकि अगर मैं बात करूँ अधातुओं की, तो ये मुलायम होती हैं, भंगुर होती हैं, बस हीरा इसमें अपवाद है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हीरा दुनिया की सबसे कठोर चीज़ है। हाँ, हम भी कहते हैं हीरा, लेकिन हमने हीरे से भी कठोर एक फ्लोरीन नामक एक तत्व बना लिया है, वो मानव निर्मित है। तो फ्लोरीन यदि ऑप्शन में हो, तो यदि आपको धातु अधातु ना दिया हो, नेचर प्राकृतिक ना दिया हो, तो आपको फ्लोरीन लगाना है। फ्लोरीन ये आपको याद रखना है। मैं ये चीज़ बहुत ध्यान से बताया मैंने, मुझे याद आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के जो मेलिंग पॉइंट है, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। और बात करें हम अधातुओं की, तो अधातुओं के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलनांक और क्वथनांक अल्प होते हैं। किसको छोड़कर? हीरे और ग्रेफाइट को छोड़कर। किसको? हीरे और ग्रेफाइट को छोड़कर। तो देखते हैं हम क्या हो सकता है इसमें। अब घनत्व का क्या मतलब है? जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व होता है उच्च। क्या होता है? उच्च। घनत्व का मतलब क्या है? डेंस मतलब सघन। सघन मतलब होता है, जैसे धातुएं होती हैं उनके जो क्रिस्टल होते हैं, उनके जो अणु होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपस में चिपके होते हैं। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे कि ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये किसके हैं? ये धातु के अणु हैं। तो ये है, इसका डेंसिटी है अधिक, और ये हैं अधातुओं के, तो इतनी दूर दूर है। इस चीज़ को हम कहते हैं सघनता, घनत्व। ये याद रखना है। तो अधातुओं के घनत्व क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ये आपको याद रखना है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया, वो क्षारीय होते हैं, बेसेबल, जबकि अधातुओं के अम्लीय व उदासीन होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था। मैं आपको अंतर ये समझाना चाहता हूँ कि आप धातु और अधातु को पहचानोगे कैसे आखिर। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आप डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स उस ग्रुप को ज्वाइन ना करें। मैं अपना नंबर, पर्सनल नंबर दे देता हूँ आपको, आप इस पर करें कांटेक्ट। मैं आपको पीडीएफ इस पर सेंड करवा दूंगा। 9584552702। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर डाल दूंगा। इसमें आप टीजी गर्ल लिखकर भेज दें ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं धातु क्या होती हैं। धातुओं को समझने से पहले जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो होते हैं मिश्र धातु से। और हमको मिश्र धातु समझने से पहले एक और पॉइंट समझना पड़ेगा कि उपधातु क्या होती हैं। तो उपधातु होती हैं बोरोन, आर्गन, एंटीमनी, सिलिकॉन और ट्यूरियम। अब ये ट्यूरियम क्या है? आपको ट्यूरियम मैंने बताया जब लग जाए तो वो क्या होगी? धातु। तो आपने कहा कि यार ये तो उपधातु है। तो इस जो उपधातु होती है उनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। किसके? धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है? सीढ़ी नुमा इनकी संरचना इस प्रकार से बनती है आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में। जो भी क्वेश्चन, जो फैक्ट हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। और जो भी फैक्ट होंगे मैं उसी टाइम लिखाता चलूँगा, आप नोट करते चलेंगे। मैंने जैसा कि बोला, आप कॉपी बनाइए, इसकी पीडीएफ आने के बाद आप खुद से नोट बनाएं ताकि आपका कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लॉकडाउन में, इस पीरियड के बाद। तो चलिए समझते हैं हम हेलोजन लैंप से इसका क्या रिलेशन है। देखिए दोस्तों, हेलोजन लैंप आप कहाँ देखते हैं मैं बताता हूँ। हेलोजन लैंप की अगर मैं बात करूँ, शादी ब्याह होते हैं, आप हेलोजन लगवाते हैं। हेलोजन लेके आता था पहले तो शादी वाला, एक आपके दूल्हे के आगे ही लगा देता था हेलोजन। तो उसमें जो उसका जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन और आयोडीन का बना होता है। टंगस्टन और आयोडीन का बना होता है।
अब आप बोलोगे हमें तो पता है कि जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का। मैं इसमें आपको एक चीज़ समझाना देना चाहता हूँ कि जो मिश्र धातु में आप लोगों ने पढ़ा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से मिश्र धातु बनती है। नहीं, आयोडीन तो भैया अधातु है, आयोडीन तो अधातु है, मैं इसको इसीलिए लेकर आया। आयोडीन तो अधातु, आपको ये समझना पड़ेगा। तो अब इसकी परिभाषा मैं आपको बदलना चाहूँगा, मैं इसकी परिभाषा आपको बदलना चाहूँगा। तो अब क्या करोगे आप लोग, नोट करोगे। ये चीज़ तो आप नोट कर ही लेना, क्योंकि ये चीज़ शायद कोई ना बताता हो, मुझे नहीं लगता, मैं तो बहुत दिनों तक नहीं जान पाया था। मिश्र धातु की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक तत्वों का ऐसा समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कम से कम एक तत्व धातु हो, उसको मिश्र धातु कहेंगे हम, उसको मिश्र धातु कहेंगे। तो दोस्तों ये याद रखना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पीतल, कांसा, गन मेटल। दोस्तों मिश्र धातु को अभी पीडीएफ में आने वाला है, थोड़ा सा उसमें इससे पहले कुछ और चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी होगी। मैं बहुत इनके पीतल, कांसा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं इनको बताऊँगा, बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता के ऊपर बात करेंगे हम। धातु की क्रियाशीलता क्या है? तो देख, कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, उस क्रियाशीलता के क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि हाल ही में जो सबसे अधिक क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो धातु की क्रियाशीलता से फ्रेम हो रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से। तो आपको नोट करना है ये चीज़ें। जैसे सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, और फिर है कार्बन। कार्बन को तो मैंने भैया उसमें भी किया था और इसमें भी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आती है जिंक, इसके बाद आता है आयरन, इसके बाद आता है टिन, फिर होता है कॉपर, मरकरी और चांदी, सोना और प्लेटिनम। दोस्तों मैं इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्रियाशीलता का तो क्रम ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, इसकी महंगाई भी बढ़ती जा रही है। नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं उसकी महंगाई भी बढ़ती जा रही है। देखो मैं बताता हूँ इसमें। आयरन, इसके बाद टिन, फिर तांबा, पारा महंगा, चांदी महंगी, सोना महंगा, प्लेटिनम तो महंगा ही है। अब देखो, अब बात करें यार क्रियाशीलता का मतलब क्या, सबसे अधिक क्रियाशील। जैसे हम सोडियम को, अब सोडियम तो इतना क्रियाशील है भैया, उसको वायुमंडल में छोड़ ही नहीं सकते हम, उसको तो केरोसिन में रखना पड़ता है हमें। तो केरोसिन में रखना पड़ता है सोडियम को। अब देखो, इससे मैंने क्वेश्चन बनाने, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है, आपसे पूछा जाएगा। आयरन, कॉपर, चांदी या फिर पारा। सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, इसको अब ये टेबल बना लोगे, इसके बाद आपके माइंड में आएगा कि ऊपर था आयरन, इसके बाद कॉपर भी नीचे था, चांदी भी नीचे थी और पारा भी नीचे था। तो क्या इसका सही आंसर होगा? आयरन। आयरन सबसे अधिक क्रियाशील है इस वाले में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चंस बनाने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। अब बात आ गई, थोड़ी सी हमने बात करी थी केरोसिन वाली, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। अब देखो, सोडियम क्या है, सोडियम के साथ क्रिया की किसने? पानी ने, और NOH बना लिया, हाइड्रोजन बना लिया। इसमें आप कहोगे यार क्या हो गया, इसमें आग लगने वाली बात क्या है? तो देखो, जो ये क्रिया है वो ऊष्मा क्षेपी, इसमें बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। तो जो हाइड्रोजन है वो गैस, वो आग पकड़ लेती है। तो अब इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, शायद मैंने अब आपको बता दिया तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगे। वैसे ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आपके पास अचानक ये प्रश्न आ जाए तो आप इसको गलत कर दो, बिल्कुल गलत कर दोगे। सोडियम को जल में डालने पर वह आग पकड़ता है, ये किसके दहन के कारण होता है? अरे कितना इजी क्वेश्चन है, सोडियम। अरे भैया सोडियम ही तो नहीं है भैया, दहन का कारण सोडियम ही तो नहीं है। क्या है कारण? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दहन के कारण। यही चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल गलती नहीं करने, मैं आपको इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। यदि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। इसके बाद हम समझ लेते हैं अयस्क क्या होता है और खनिज क्या होता है। अयस्क को समझने से पहले हम खनिज को समझना चाहेंगे, बिल्कुल खनिज को समझना चाहेंगे। खनिज में मैं बता देता हूँ खनिज क्या होते हैं। धातुओं के यौगिक खनिज कहलाते हैं। जो धातुओं के यौगिक होते हैं वो खनिज कहलाते हैं, बहुत इजी है। जैसे NaCl, Al2O3, NOH।
अब इसके बाद हमें समझना पड़ेगा अयस्क क्या होते हैं। तो देखो अयस्क क्या होते हैं, आपसे और क्या होती है। ऐसे खनिज धातु आसानी व कम कीमत से प्राप्त हो जाएं। ऐसे खनिज जिनसे धातु आसानी से और कम कीमत में प्राप्त हो जाए उनको हम अयस्क कह सकते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्या होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी जो खनिज हैं वो अयस्क होते हैं, बिल्कुल सभी खनिज होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं अब इसमें अयस्क के उदाहरण आपको बता देना चाहता हूँ। तो हेमेटाइट अब ये इसमें मैं आपको, आप क्या करोगे, वैसे तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप टेंशन फ्री रहो। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये और हैं, तो किसकी हैं अपन को समझ में आ गया। Fe2O3 मतलब आयरन की है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, मैंने और क्वेश्चंस की जो टॉप 20 जी क्वेश्चन सीरीज चलाई थी उसमें इसका प्रश्न आया था, तो मैंने आपको बताया था। कॉपर पायराइट, CuFeS2, कॉपर सल्फाइड, CuSO4। तो ये किसके हैं, कॉपर के। ये किसके हैं, आयरन के। बॉक्साइट Al2O3, ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम से समझ में आ ही गया। गैलेना जिंक का है। सिनेवार मरकरी का है। HgS, चांदी सुसंत रूप में पाई जाती है। ये फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि चांदी है जो सुसंत रूप में पाई जाती है, इसकी चांदी है जो प्रकृति में सुसंत रूप में पाई जाती है, आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मिश्र धातु को मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा, तो मैं फिर लेकर आ गया। देखो क्या है मिश्र धातु। स्टील को समझते हैं हम। ये किसका मिक्सचर होता है, तो इसमें आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज, इसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है आयरन, लगभग 90%। अब आपको इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, कार्बन बढ़ाने पर स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। साथ ही में एक और घटना होती है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, क्या, जंग लगने की दर भी बढ़ जाती है। अब भैया जंग लगी तो हमें स्टील में यार परेशानी हुई, यार ये क्या हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें और कुछ मिक्सचर भी मिलाने का प्रयास किया। तो इसमें एक और चीज़ मिला दी हमने, निकेल मिला दी, तो उसका नाम कर दिया स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस का मतलब क्या है, धब्बा रहित स्टील। कभी कभी क्या होता है, ये गूगल ट्रांसलेटर से क्वेश्चन को चेंज करते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया, धब्बा रहित स्टील में जंग क्यों नहीं लगती, क्या तद मिलाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टेनलेस स्टील, तो जंग नहीं लगती, ये हमने इसी के कारण इसको प्रयास किया। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं हम। पीतल को समझ लेते हैं। पीतल में किसका मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का। ये तो अपना डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाते हैं आपके लिए सारे प्रश्न। पीतल, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। जबकि कांसा किसका होता है, कॉपर और टिन का। जर्मन सिल्वर, अब जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। अब इससे जर्मन सिल्वर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी होती है। तो भैया याद रखो कि जर्मन सिल्वर में चांदी 51% होती है, 14 होती है, 35 या फिर 0। तो ये इसका वेरी इजी क्वेश्चन है कि 0% होती है। और ये क्वेश्चन पूछते हैं तो लगभग 50% लोग गलत कर देते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है लगभग वो तो गलत कर ही देते हैं। अगर उन्हें अच्छा पढ़ रखा है उसमें तो फिर गलत करने की कोई। जैसे एक और क्वेश्चन आता है, रोल्ड गोल्ड में कितने प्रतिशत सोना होता है। तो भैया रोल्ड गोल्ड जो होता है उसमें सोना होता ही नहीं है, तो 0% होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम का इसके तो मिश्र धातु है, 90%, 10। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है इसमें कि एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि रोल्ड गोल्ड में कितने प्रतिशत सोना होता है। सोना होता है कितने कैरेट सोना होता है, तो कैरेट कितना होगा, तो वो भी 0 होगा। जब सोना है ही नहीं तो कितना प्रतिशत, कैरेट से क्या मतलब है। देखो दोस्तों, मैंने आज इसका थ्योरी को समझाने का प्रयास किया। यदि आपको मेरी थ्योरी पसंद आए, समझाने का तरीका पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारी लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि क्या होगा कि हम आपके लिए और भी इस कड़ी में सेशन लेके आएंगे
और थ्योरी को समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी क्विज सेशन तो मैं करा ही रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस तो बिल्कुल करा ही रहा हूँ, रिवीजन भी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं भी एक MPPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मैं आपको गलत कंटेंट बिल्कुल नहीं दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करें बिल्कुल।